अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। प्रोग्राम है ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। हम आपके लिए ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं डायबिटीज़ पाकिस्तान से। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जो है अपना क्लिनिक करते हैं गुज़श्ता 2 दहाइयों से डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, और साथ लाहौर में, और मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर इम्तियाज़, नाजरीन के साथ हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था जिसमें मिस नादिया शेख भी हमारे साथ थी, और इसी बहाने मिस नादिया शेख को भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, उसमें हमने ये गुफ्तगू की थी कि जितने भी हमारे मुसलमान हैं दुनिया भर में, और ख़ास तौर पे हमारे उर्दू बोलने वाले और पाकिस्तानी जो हैं, वो ज़ाहिर है बहुत मुश्ताक होते हैं रोज़ा रखने के लिए, और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो आपने ये बताया था तफसील से कि कौन कौन से लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं, कौन से लोग रोज़ा नहीं रख सकते, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं, मॉडरेट रिस्क ग्रुप कौन से हैं, और कैसे रोज़ा उन्होंने रखना है। ये आपने सारी गुफ्तगू की थी, और आपने ये भी फरमाया था कि सहरी और इफ्तार में क्या खाना बेहतर है, क्या खाने से शुगर बढ़ जाती है, किस तरह अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, और जो एक्सरसाइज़ है उसका जो डायबिटीज़ में रोल है, उसके ऊपर जो वक्त है एक्सरसाइज करने का या वॉक करने का, उसके मुतालिक भी आपने मालूमात दी थी। ये था हमारा पिछले हफ्ते का पहला प्रोग्राम जी, जो डायबिटीज़ जिन लोगों को है वो रमज़ान में कैसे रोज़े रखें। आज डॉक्टर साहब जो है हम इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम करना चाहेंगे, और मैं मिस नादिया से कहूँगा कि आप डॉक्टर साहब से इस ज़िम्न में रमज़ान के हवाले से सवाल पूछें। पहला सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रोज़े की हालत में अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि ब्लड शुगर चेक करने से शायद रोज़ा टूट जाता है, तो आप ये फरमा दीजिए कि ब्लड शुगर चेक की जा सकती है रोज़े की हालत में। दूसरा, कि किन किन औकात में चेक की जा सकती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है कि बहुत अक्सरियत बल्कि काफ़ी लोगों का ये ख़्याल है, और बिल्कुल इस खाम ख़्याल है कि जो ब्लड शुगर रोज़े की हालत में चेक नहीं की जा सकती, वो शायद समझते हैं कि खून निकलने से शायद रोज़ा टूट जाता है। इस बारे में हमने उलमा इकराम से भी बातचीत की है, और उनसे भी तफसीलन बात हुई है, तो उन सब का है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसे बिल्कुल एक मफरूज़ा है। तो रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट की जा सकती है, ये सारे लोग याद रखें। और मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि जिस के पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो वो रोज़ा, उस मरीज़ को चाहिए कि रोज़े के बारे में अपना नज़रसानी करे और अपना ग्लूकोमीटर पहली फ़ुर्सत में ले लें, क्योंकि अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, तो ग्लूकोमीटर के बग़ैर आप रोज़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे पता चले कि आपकी कंडीशन क्या है। अच्छा, दूसरा जो हिस्सा है सवाल का वो ये है कि हम रोज़े की हालत में अगर शुगर टेस्ट करनी है तो किन औकात में करें। जी। जो रिकमेंडेशन है वो तो बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ मैं प्रैक्टिकल बातें करूँगा, कुछ रिकमेंडेशन है जो सिफारशात हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वो उन्होंने की हुई हैं। वो कहते हैं जी सहरी से हम शुरू करते हैं, सहरी खाने से पहले शुगर टेस्ट कर लें। सहरी, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो इफ्तार और जो आपकी रात का जो कंट्रोल है वो आपको क्लियर हो जाएगा, एक बात। दूसरा, जब आप रोज़ा रख लिया, सहरी खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करें। फिर तीसरा, अगर आप कर सकते हो तो ज़ोहर की नमाज के वक्त, यानी मिड डे आप समझ लें, मिड डे पे शुगर टेस्ट करें कि कितनी नीचे गई है। हाँ जी, कितनी नीचे गई, उस पर हम इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। और फिर तीसरा जो चौथी होगी ना, अब शुगर चौथी होगी बिफोर ब्रेकिंग फास्ट, यानी रोज़ा खोलने से इफ्तार से पहले आपको पता लगेगा कि मेरा पूरे दिन का कंट्रोल कैसा रहा। फिर इफ्तार किया, और इफ्तार करने के 2 घंटे बाद टेस्ट करें, तो उसको आपको पता है कि इफ्तारी में हमने क्या उधम मचाया और क्या खाया, तो वो आपका ज़ाहिर होगा। तो अब ये है जो एक होना चाहिए आइडियली, ये आइडियल सिचुएशन है, अगर कोई ये कर सकता है तो बेहतर है।
लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी एक तरमीम अपनी ज़ाती तौर पे ज़ाती तजर्बे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिहाज से, एक तो आप सहरी पे ज़रूर शुगर सहरी खाने से पहले कर लें। उससे आपको पता चलेगा कि हमने रात भर में अगर कोई गड़बड़ की है, ज़ाहिरा की होगी, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ से रोज़े का शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, आप मिड डे पे करें, यानी ज़ोहर की नमाज से पहले आप शुगर टेस्ट करें। अगर आपकी शुगर 100 से कम है ज़ोहर के वक्त ही, या तो आप ये समझें कि रोज़ा शाम तक तो मुश्किल ही चलेगा। तो वन शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। ये हमें बहुत एहतियात कितनी हो ज़ोहर के वक्त? ज़ोहर के वक्त आपकी ऑब्वियसली 100 से ऊपर होने चाहिए, 100 मिलीग्राम से। और तीसरा जो है, अफ्तार करने से पहले, यानी अफ्तार करने से पहले जब करोगे, एक आदमी है उसकी इफ्तार रोज़े खोलने से पहले उसकी शुगर 100 से कम होती है, तो इसका मतलब वो दिन में किसी वक्त भी लो की शुगर में या हाइपो में जा सकता है। तो ये भी 100 से ऊपर हो तो फिर हम कहते हैं कि वो एक रिस्क फ्री 100 कट ऑफ आपने लेवल बताया। 100 कट ऑफ है। तो इसमें हमें ये 3 ये मॉडिफाइड आप समझ लें इसको आप। अच्छा, ये भी फरमा दीजिए कि फिर सहरी से पहले कितनी हो? सहरी से पहले भी जो आपकी 120 और 130 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने, जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की कि हमने इफ्तार को बेसिकली 2 मील हम लेते हैं, एक इफ्तार लेते हैं और एक इफ्तार डिनर लेते हैं, हालांकि एक होना चाहिए। और अगर तो कुछ लोग जो जागने के शौकीन है वो तो फिर सारी रात वो खाते ही रहते हैं, यानी इफ्तार डिनर के बाद भी कुछ ना कुछ सहरी तक चलता रहता है। तो 2 डिनर की बजाय मैंने यही पिछली दफ़ा यही रिकमेंड किया था कि आप जब रोज़ा इफ्तार करें तो उसी वक्त आपका डिनर हो जाना चाहिए, जिसमें आपका खाना हो और पानी हो, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और अगर बाद में कुछ तलब हो तो आप नमाज वगैरह से फारिग हो के इशा वगैरह के बाद आप कोई ना कोई हल्की सी चीज़ ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ आई आपकी रिकमेंडेशन कि इफ्तार जो है वो करें डिनर समेत, और बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ियाँ और उधम ना मचाएँ। और फिर इशा के बाद, और अगर मैं इसको पाकिस्तान के टाइम के हवाले से बात करूं तो तकरीबन 7 बजे शाम को बन गया इफ्तार तकरीबन, और फिर कोई 9:30-10 बजे या 11 बजे कह लें बन गया इशा, या अगर कोई तरावी पढ़ता हो तो वो स्नैक, पोस्ट इशा स्नैक, और फिर सहरी के वक्त जो है ना सहरी। तो ये बड़ा अच्छी है अगर हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा होता है कि हम रोज़ा जब खोलते हैं तो खजूर से तो खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके जो पकौड़े हैं, समोसे हैं, लवाजमात हैं, और बहुत सारी जो फैटी चीज़ें हैं जो नहीं रिक्वायर्ड है उस वक्त बॉडी को, और बहुत सारे मीठे शरबत जो नहीं चाहिए, तो एक बिल्कुल सर्ज आ जाती ग्लूकोज की। अभी वो सर्ज सेटल नहीं हुई होती तो हमारे डिनर का टाइम हो जाता है। तो 2 मील बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम लेते हैं, जिससे शुगर हाइपरग्लाइसीमिया का एलिमेंट, यानी शुगर ज़्यादा होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये आपने जो बातें की हैं ज़्यादातर, उसमें एक तो आपने ये बता दिया कि किस किस वक्त अपनी ब्लड शुगर चेक करें, रोज़े के दौरान भी और रोज़ा खोलने के बाद इफ्तार से लेके सहरी तक। अब ये बताइए कि जैसे आपने 100 बताया, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे ड्यूरिंग फास्टिंग रोज़े के दौरान ना जाए, ये आपने बताया। अगर खुदा न खास्ता नीचे चला जाता है, और कितना नीचे चला जाता है, और अलामात क्या आ जाती हैं, तो फिर रोज़ा क्या तोड़ सकते हैं, और तोड़ें तो कैसे तोड़ें, क्या करें? देखिए, उसमें एक जो हम बात कर रहे थे कि इसका जब एक तो हमने जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो मैंने बताया कि इन औकात के अंदर जो रोज़ा की हालत में आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं। एक और है कि जब फीलिंग ऐसी हो कि शुगर लो होने का जो सिम्टम्स आने शुरू हो गए, जैसे ठंडे रोज़े की हालत में, मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को अगर रोज़ा अभी रखे हुए उसको 3-4 घंटे ही हुए हैं और उसको ठंडे पसीने, घबराहट और जो शुगर लो होने की जो अलामात आनी शुरू हो गई हैं, तो उस वक्त भी शुगर टेस्ट कर लेनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो अगर इसमें 2 रिकमेंडेशन हैं जो शुगर रोज़ा, जिस आपने जो सवाल किया कि रोज़े की हालत में जब रोज़ा तोड़ने का क्या लेवल है, क्या कट ऑफ पॉइंट है। तो अगर 60 मिलीग्राम से, यानी 60 मिलीग्राम से शुगर आपकी नीचे है दिन में किसी वक्त, तो इस चीज़ पे इसरार ना करें कि आप रोज़े को कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, इससे मैं एक अपने जो पेशेंट को जब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रोज़ा रखें,
तो मैं एक रिकमेंडेशन उनको ये एक रिकमेंड करता हूँ कि आप मुझसे मैं उनसे हेल्प लेता हूँ कि अगर रोज़े की हालत में अगर आपकी शुगर कम हुई तो आप रोज़े को इफ्तार कर लेंगे, अपनी जान पे जुल्म नहीं करेंगे और जान पे नहीं खेलेंगे। दूसरा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई शुगर लेवल पे भी रोज़ा ना रखें क्योंकि अगर 350 से ऊपर आपकी 300 या 350 से ऊपर है शुगर आपके दिन के वक्त रहती है तो ये हो सकता है कि ये कीटोन्स बनना शुरू हो जाएं, जो तेज़ाबी मादे बनना शुरू हो जाएं। उसको रोकने के लिए भी आपको अपना बेहोशी तारी हो सकती है, तो ये एक ख़तरा हो सकता है। तो 2 वैल्यू हैं, एक हाइपरग्लाइसीमिया 300 350 से ज़्यादा हो जाए और एक लो वैल्यू जो 60 से नीचे हो, तो हमें इस हालत में रोज़े को ख़त्म कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, रोज़ा ख़त्म करते हुए किस चीज़ से इफ़्तार कर लें या कैसे तोड़ें? कोशिश करें कि लिक्विड आप जो जूस वगैरह है आप उससे वो लें अगर रोज़ा ख़त्म करना है, ताकि इमीडिएट एनर्जी मिले, आपका लेवल वो बेहतर हो। अच्छा, इसमें फिर बहुत सारे लोग एक गिल्ट का शिकार होते हैं कि शायद रोज़ा तोड़ा हमने तो ये खुदा न खास्ता कि ये कोई गुनाह की बात है और ये कोई नाराज़गी अल्लाह की तरफ से है। तो लेकिन अल्लाह की नाराज़गी, मेरा अपना ईमान है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इबादत अपनी जान पे खेल के ऐसे तो अल्लाह में नियत देखता है। अगर हमने इखलास नियत से रोज़ा रखा है और हम अपनी जान गंवाने लगे हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा जो है उसकी शुगर लो हो गई या हाई हो गई, बेहोशी गशी आ गई, वो गिर सकता है, चोट लग सकती है, दिमाग को अगर ग्लूकोज नहीं पहुंचता तो कोई फालिज का अटैक हो सकता है, कोई मिर्गी का दौरा टाइप चीज़ पड़ सकती है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें जो इस सहूलत से फ़ायदा उठाना, और ये रोज़ा आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, इसको जब इसकी कज़ा देने लगे तो सर्दियों में चले जाएं। तो सर्दियों में जो रोज़े का ड्यूरेशन है 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है, और भूख और प्यास का वो एलिमेंट वो नहीं होता जो आप ये 16 या 17 घंटे के रोज़े के अंदर होता है। तो ये कज़ा आप सर्दियों में दे सकते हैं, कज़ा भी कर सकते हैं और कफ़ारा भी दे सकते हैं। कफ़ारा जो लोग अगर किसी जो उलमा किराम के मुताबिक, इसमें मैं क्योंकि किसी सेक्ट की हम बात नहीं कर रहे, कि मेरा अपने ख़्याल से कि जो लोग रोज़ा मुस्तकिल तौर पे नहीं रख सकते, मतलब जिनको ऐसी बीमारी जिसके शफा याब होने का कोई इम्कान नहीं है, मसलन जैसे डायबिटीज़ है, क्रॉनिक डायबिटीज़ चल रही है, उनको रोज़ा रखने में मुमकिन हो रही है, तो वो अपनी कज़ा या कुफारा दे सकते हैं। वो लोग जिनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूट को बीमार हो गए, रोज़े की हालत में बुखार हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गई या कोई सफ़र दरपेश हो गया, तो वो बाद में कज़ा वो आप उसकी भी गुंजाइश है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये हमने सारी काफ़ी बातें, अब एक सवाल ये है कि कोई शख्स है वो सिर्फ ग़िज़ा और एक्सरसाइज से उसने अपना कंट्रोल किया हुआ ब्लड शुगर, वो रोज़ा रखना चाहे? ये लोग बेस्ट लोग हैं जिनको आपने कहा कि वेरी लो रिस्क जो पेशेंट हैं, ये अच्छे आइडियल पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ा रखने के इनको फ़ायदा भी होगा, इनका वज़न पे भी अच्छे असरात मुरतब होंगे और शुगर पे भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। तो ये लोग जो डाइट और एक्सरसाइज से जिन्होंने अपनी शुगर कंट्रोल रखी हो, तो दे आर द बेस्ट पीपल टू हैव द फास्टिंग। और डॉक्टर साहब, कम अज़ कम आगाज़ में जो आप अद्वियात देते हैं वो कौन सी हैं और वो उनको कैसे लिया जाए रोज़े की हालत? अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूँ, जो क्योंकि दवाइयों की बहुत सारी किस्में हैं जो हमारे नाजरीन हमें देखते हैं, मैं उसके नाम भी ले लेता हूँ, दवाइयों के जो ट्रेड नेम है, क्योंकि उनको शायद ना, वो लोग जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, यानी जिसको ग्लूकोफेज भी कहते हैं, न्यूडिपार भी कहते हैं, तो अगर कोई बंदा ये दवाई ले रहा है, मतलब 500 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम ले रहा है, तो या कोई 1000 मिलीग्राम की ले रहा है, 500 मिलीग्राम वाली गोली वाले जो अफराद हैं जो न्यूडिपार या ग्लूकोफेज ले रहे हैं, वो अपनी दवाई में कोई तब्दीली ना करें, वो सहर और इफ्तार पे इसी डोज के अंदर लें, सेम डोज लें। अगर हाँ वो 1000 मिलीग्राम सुबह शाम ले रहे हैं, तो जो 1000 मिलीग्राम वाली जो गोली है वो इफ्तार पे ले लें। अच्छा, और जो 500 उसकी डोज हाफ करके सहरी पे 500 मिलीग्राम आधी कर लें, या उस गोली को तोड़ लें या 500 मिलीग्राम की लें। ये तो है जो मेटफॉर्मिन पे लोग हैं। और वो लोग जो सल्फोनाइल यूरिया, जो एमरिल है, डायनिल है या डायमैक्रॉन है, इस तरह की अद्वियात ले रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि अगर वो जो एमरिल अगर दिन में एक दफ़ा लेते हैं नाश्ते पे लेते, तो वो इसको सहरी की बजाय अफ्तारी पे शिफ्ट कर दें।
और अगर वो 2 दफ़ा लेते हैं तो सहरी पे इसकी डोज आधी कर दें। अच्छा, यानी अगर एक गोली लेते हैं तो आधी गोली सहर पे ले लें। अगर लेकिन देखें कि शुगर लोअर साइड पे रहती है तो सिर्फ अफ्तारी पे ही ले लें। अच्छा, फिर सारी छोड़ दें, सारी पे ना गोली लें। सारी पे ना लें। तो यही फार्मूला डायनिल के साथ भी है और डायमेक्रोन के साथ भी है। तो ये एक अच्छा है। तो यानी मेन जो आपका डोज है वो आपकी इफ्तार पे ही रहेगी। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पायोग्लिटाजोन जैसे पायोजर है या जॉलेड है, इस तरह की अद्वियात ले रहे हैं। इनमें कोई डोज को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। उतनी डोज जैसे ले रहे हैं, सहरी पे लेते हैं तो अफ्तारी पे उसी तरह लें। अब अगला जो ग्रुप है वो ग्लिप्टिन्स हैं, जैसे सिटाग्लिप्टिन है, जैसे सिटाग्लूमेट है, टेजिबमेट है, ट्रीवियामेट है, ये या ट्रीविया है, ये या गैल्वस है, ये दवाइयाँ ले रहे हैं। तो ये दवाइयों को एज सच ही लें, सहर पे भी उतनी लें, अफ्तारी पे भी। इसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक तब्दीली की जा सकती है कि अगर वो जैसे गैल्वस मेट या सीटा मेट है या सीटाग्लूमेट है 50/1000 ले रहे थे तो सहरी पे ये 50/500 लेंगे। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन में, और 50/1000 वाली ये इफ्तारी पे लेंगे। तो ये है। अब आजकल एक जो नई अद्वियात आई हैं जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स जिसको कहते हैं, एम्पाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन, तो इनको एहतियातन, क्योंकि ये यूरिन के इससे ज़्यादा पास होता है और ये यूरिन के अंदर ग्लूकोज को एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं, तो एक थ्योरेटिकल चांस है कि ये डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। तो इन अद्वियात को लाजमन आप इफ्तार पे लें, सहरी पे ये अद्वियात है, ताकि आपका जो रोज़ा है बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, एक और ग्रुप है जो मेडिसिन का, जो उसको हम रीपैग्लिनाइड कहते हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग सिक्रीटोकॉक्स है, वो ना डायनिल में है ना वो है, यानी उनका असर 2 से 3 घंटे रहता है। ये आइडियल है अगर कोई देना चाहता है रोज़े की हालत में। ये पाकिस्तान में नोवोनॉर्म के नाम से अवेलेबल है। अगर आप ऐसी अद्वियात का इंतखाब करना चाहते हैं कि ये शुगर लो भी ना हो, कंट्रोल भी अच्छा हो, तो नोवोनॉर्म ये अच्छी है क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, इसका आपका लंबे अरसे तक रोज़े की हालत में वो ख़राबी नहीं कर सकते। खुद से ले लें कि डॉक्टर को जाके लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ जो, तो लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन है, ऑथेंटिकेशन है, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। असेसमेंट। अच्छा, अगली एक को है कि एक और अद्वियात है जो इंजेक्टेबल है लेकिन इंसुलिन नहीं है, वो जिनको नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल थेरेपी आजकल कहते हैं, वो जिसमें विक्टोज़ा के नाम से है। तो विक्टोज़ा आप सेम डोज पे लें, इफ्तार पे लें, और एक जो हफ्ते में एक दफ़ा लेते हैं जैसे ट्रूलिसिटी है, ड्यूलाग्लूटाइड है, ये भी आप इफ्तार के वक्त आप लें। तो इनमें कोई इसकी डोज में भी वही कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो अगला जो हमारा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ आती है वो इंसुलिन के बारे में आती है। अगर तो हम बेजल इंसुलिन ले रहे हैं, जैसे अगर हम लेंटस ले रहे हैं, लेविमिर ले रहे हैं, NPH ले रहे हैं, या आजकल जैसे कि इंसुलिन टोजियो के नाम से है, ये बेजल इंसुलिन है, तो इसकी डोज, इसको हम इस इंजेक्शन को अफ्तार पे ही स्विच करेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसकी जो डोज में हमको 10 से 20% कमी कर देंगे। अगर आप कोई 20 यूनिट ले रहा है तो हम अंदाज़न उनको 16 या 14 यूनिट के करीब उसको कर सकते हैं, और बाकी अपनी जो गोलियां उस तरह रखें। और वो लोग जो प्री मिक्स्ड ले रहे हैं, जैसे कुछ लोग 70-30 इंसुलिन बड़ी कॉमन है, इमुलिन 70-30 लेते हैं या मिक्सडार्ड लेते हैं, तो उसकी डोज को हम रिवर्स कर देते हैं। मसलन अगर हम सुबह के वक्त 24 यूनिट ले रहे हैं मिक्सडार्ड के या 70-30 के, और शाम को 16 यूनिट ले रहे हैं, तो हम 16 यूनिट को सहर पे ले जाएंगे, और जो 24 यूनिट हैं वो उसको हम इफ्तार पे चले जाएंगे। यानी उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है। तो ये तरीका तो इसका आइडिया, ये जो आप कम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इफ्तार से लेकर सहरी तक हम कुछ खा सकते हैं जी, तो इसलिए आप यूनिट जो है ज़्यादा यूनिट उधर इफ्तार के वक्त, और जो कम यूनिट हैं वो आप सहरी पे ले आते हैं। तो ये बिल्कुल इसके मायने इसी का पीछे एक फ़िलासफ़ी है कि जो, क्योंकि सहरी करने के बाद आप कुछ खाना पीना, क्योंकि उसकी ममानियत होती है, तो हम जो कम से कम जो डोज़ है उस पर हम गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक और जो ट्रीटमेंट है, अगर आप मुझसे पूछें कि आइडियल ट्रीटमेंट क्या, आइडियल इंसुलिन कैसे देनी चाहिए, यानी अगर कोई बंदा रोज़ा रखना चाहता है, वो कहता है जी मेरी शुगर भी कंट्रोल रहे और बड़ी अच्छी कंट्रोल में रहे, तो मुझे कौन सी ऐसी रजीम है या जिसको मैं फ़ॉलो करूं, कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है इंसुलिन का वो मैं फ़ॉलो करूं, उसमें हम बेज़ल बोलस ट्रीटमेंट है। बेज़ल बोलस ट्रीटमेंट होता है कि एक ऐसी इंसुलिन देते हैं जो 24 घंटे खून के अंदर रहती है, और फिर एक ऐसी इंसुलिन है
जो खाने को कवर, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या बोलस या मील टाइम इंसुलिन कहते हैं। तो इसकी जैसे हम अक्सर पेशेंट को, जैसे नोवो रैपिड है ये शॉर्ट एक्टिंग है और लेंटस है ये लॉन्ग एक्टिंग है। तो अगर कोई रोज़ा रखना चाहता है, कहते जी मेरी शुगर भी कंट्रोल है, तो हम ये करते हैं कि लेंटस उसको रात को अफ्तार करने के बाद दे देते हैं। जो ही वो रोज़ा खोलता है तो हम नोवो रैपिड का एक शॉट, ताकि उसका जो इफ्तारी से जो शुगर बढ़ेगी वो कंट्रोल में हो जाए। ठीक है, उसको हम कवर कर देते हैं। और जो सहरी पे भी यही शॉर्ट एक्टिंग नोवो रैपिड दे देंगे, लेकिन उसकी डोज ज़रा थोड़ी सी कम करके देंगे। तो हम सहरी पे भी नोवो रैपिड दे देंगे, अफ्तारी पे भी दे देंगे, और एक लेंटस का। हाँ, अगर हम देखते हैं कि उसकी जो शुगर है बंदे की, खाना खाने के बाद स्टिल अब अफ्तार तरावी पढ़ के और उसने फिर कुछ खाना पीना कर लिया, तो उसको एक एक्स्ट्रा शॉट नोवो रैपिड का उस वक्त भी दिया जा सकता है। तो ये एक तरीकाकार है जिसमें आप आइडियली कंट्रोल भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप मुझे प्रैक्टिकली पूछते हैं, अनफॉर्चुनेटली और बड़ी माजरत के साथ, जो हमारे जो डायबिटिक अफराद हैं वो, या हमने एक जनरली तौर पे रमज़ान को हमने एक खाने पीने का जो है ना वो फेस्टिवल, हाँ फूड फेस्टिवल तो एक छोटा लफ्ज़ है ना, फूड फेस्टिवल बहुत मोर फूड फेस्ट फूड फेस्ट है। हर वो खाना जो हम सारा साल नहीं खाते वो हम रमज़ान में खाने की कोशिश करते हैं। और हर वो चीज़ जो इंजॉय करनी चाहिए, खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांड होती है चीज़ों की, खाने पाने वाली चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा कि जो डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है वो बुरा हो जाता है रमज़ान के बाद। जब लोग आते हैं तो बहुत बुरा करके आते हैं। हालांकि अगर आप इसकी सही स्पिरिट पे अमल करें रोज़े की, तो आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो सकता है। यानी ये एक इतना अच्छी चीज़ है कि इसमें देखें आप अपने डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कोई स्मोकर है स्मोकिंग क्विट कर सकता है, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। रोज़ा आपको डिसिप्लिन सिखाता है। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकते हैं। अगर हम सोचें, अगर हम रोज़े की हालत में कुछ नहीं खाते पीते, तो बेसिकली हम अपने बिहेवियर के अंदर ये तब्दीली ला रहे होते कि जो भी टेम्पटेशन है, जो भी तरगीब मौजूद है, तो उसके बावजूद हम इसको ना कह सकें। हम यही सबक जी, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हलाल चीज़ें मौजूद हैं, मगर हम अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए काबू में ले आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, अगर हम इसकी प्रैक्टिस 30 दिन या 29 दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने रमज़ान के बाद भी। तो उसमें हम अपने फूड को भी ना कर सकते हैं, अपने आप को और डिसिप्लिन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमें ये होना चाहिए कि इसकी सही स्पिरिट पे अमल करें। और दूसरा जो चीज़ मैंने देखी, इसमें वेट गेन बहुत हो जाता है इसके बाद, इसके रमज़ान के हवाले से। शायद उसकी जो बुनियादी तौर पे वजह है, हमारी जो खुराक है वो बहुत रिच इन फैट होती है, बहुत ज़्यादा फैटी ली जाती हैं। सहरी पे पराठा खाना लाजमी। अच्छा, ये एक मिथ है कि हम पराठा खाएंगे तो हमारा रोज़ा बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो उसमें क्योंकि पराठा में फ़ैट होती है, वो आपकी जो स्टमक की जो मूवमेंट है उसको ज़रा स्लो डाउन कर देता, तो स्लो करता है। तो उस लिहाज से लेकिन आप देखें कि उसके नुकसान क्या होता है। और बिल्कुल आप, ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अगर आप सूखी रोटी के साथ भी अपना रोज़ा रखें तो रख सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो सिर्फ स्लाइस के साथ रोज़ा रखते हैं। पिछले साल मुझे कुछ रोज़े अमेरिका में थे, तो मुझे रोटी तो मिलती नहीं थी सहरी पे, तो रोज़े मैंने टोस्ट के साथ रखता था, और उसमें बिल्कुल कुछ फ़ील नहीं होता। हम बिल्कुल लाइट रोज़ा जो है ना आप रख सकते हैं, उसमें कोई बस हमें, लेकिन फूड सिलेक्शन है वो बड़ी बेहतर तौर पर करनी चाहिए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थोड़ा सा हटके सवाल है मगर इसी तरह ज़िम्न में है। ये जब ब्लड शुगर बहुत हाई होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, चाहे वो रमज़ान में हो, रोज़ों में हो, और हम जो ये पकौड़ों से शुरू करके जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, एक तरफ शुगर है हाई, दूसरी तरफ तली हुई चीज़ें, आप ऐसा कहेंगे, आप एक क्लिनिशियन हैं, आप एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आपके पास कुछ जो मरीज़ आते हैं वो कुछ सिर्फ शुगर के थोड़े होते हैं, उनको और भी बहुत सी हाइपरटेंशन, दिल की, और जितनी भी इंसान जो पूरा आपके क्लिनिक में आता है, तो आप सबको हर चीज़ का इलाज करते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या डायबिटीज़ या बढ़ी हुई शुगर, ये दिल का अर्ज़ा इसको कहा जा सकता है? देखिए, जब इसमें एक बड़ा गहरा सवाल है इसमें, कि देखिए, जब हम
आपकी शुगर बढ़ती है ना, हम खाना खाते हैं तो हमारी जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मसलन 200, 250, 300 पे क्रॉस करती है, तो ऐसे मुरक्कबात पैदा होते हैं जो जिनको हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, तो और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो हार्ट डिजीज़ का बायस बनते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, यानी खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। यानी अगर खुदा ना अगर ये बढ़ेगी तो इसका मतलब जिस लोगों की ये शुगर हाई रहती है खाना खाने के बाद, उनको हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो खाना खाने के बाद उसकी जो शुगर है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये रियल चैलेंज है। हम खाने से पहले शुगर को कंट्रोल किया, लेकिन जो ही खाना खाते हैं तो ये एक सर्ज आती है 250, 300 की चली जाती है, जो बाद में नीचे भी आ सकती है। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपका यही जी पॉइंट है। एक तो अपने जो पोर्शन कंट्रोल है उसको करें। मतलब अगर आपने जैसे आज प्रैक्टिस में मैं था तो एक पेशेंट कहता मैं एक वक्त में 2 से 3 रोटियां भी खा जाता हूँ। तो अब ये जो और बेसिकली जो उसकी जो इंसुलिन है या जो दवाई है तो वो तो बेसिकली एक रोटी को कवर करेगी। तो अगर वो 2 या 3 खाता है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसकी शुगर बढ़ जाएगी। तो अपने जो पोर्शन साइज़ है, खुराक का साइज़ है, उसको कंट्रोल करें, यानी एक रोटी खा ले। और उसके साथ ऐसी चीज़ रफेज जिसको सैलड कहते हैं या फाइबर है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ाइबर शुगर को बढ़ने नहीं देता। तीसरा, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जो खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है उसको कंट्रोल करें। चौथी चीज़ है कि पोस्ट मील एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। हम खाना खाएं और खाने के आधा घंटा बाद 10 मिनट की वॉक कर लें, घर के कॉरिडोर के अंदर, घर के लॉन के अंदर, जहाँ भी आपको जगह अवेलेबल है। तो 10 मिनट की वॉक ये कुछ भी नहीं है। तो अगर हम 3 मील लेते हैं, 10-10 मिनट के 3 पोर्शन में वॉक करते हैं, तो ये हमारी शुगर को बड़ा अच्छा कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हम इसको डाइट कंट्रोल से, फाइबर के एडिशन करने से और एक्सरसाइज करने से जो पोस्ट मील हाइपरग्लाइसीमिया यानी खाने के बाद जो बढ़ती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है, वो ये है कि जो फैमिलीज़ हैं, डायबिटिक्स की फैमिलीज़ हैं, वो कैसे दस्तरखान पे हाथ रोकें, कैसी चीज़ें मेज़ पे परोसें कि जो डायबिटिक है उसका दिल न ललचाए और वो गलत ना रागे वो, क्योंकि इनको तो शुगर नहीं है, तो इनको तो खुली छूट है ना। देखिए खुली छूट तो किसी को भी नहीं है। देखिए ये जो केयर गिवर्स हैं ना, इनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, जो उसके साथ जो लोग एसोसिएट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनका रोल और ड्यूटी बड़ी बन जाती है। देखा ये गया है कि डायबिटिक पेशेंट के जो साथ फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनको हर रोज़ आजमाइश में डालते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अगर वो अपने सामने आमों का टोकरा ला के रखेंगे और ठंडे मीठे आम निकाल के खा रहे होते हैं और उसका पेशेंट को बेचारे को आप साइड कर देते हो कि जी आप बिल्कुल आप साइड पे बैठ जाएं, तो ये एक उसको आजमाइश में डालने वाली बात है। तो उनको भी अपना लाइफस्टाइल इस नहज पे लेके आना चाहिए कि वो भी ऐसी कोई टेम्पटेशन नहीं। अगर उनका कुछ दिल कर रहा है तो आप कुछ अलहदा से ले लें, कुछ अपने तौर पे ले लें। कुछ थोड़ी पोर्शन में, क्वांटिटी में भी हाथ रोकें, क्वांटिटी पे हाथ उस पर भी रखें। और इसी तरह जब बात करते हैं कि अफ्तार पे आप ऐसी चीज़ें ना बनाएं, वो पेशेंट कहते हैं वो बच्चे बनाते हैं, वो जी बहुत सारी वो पकौड़े, वो खाना नहीं खाते। और वो जो ड्रिंक्स होते हैं, वो ड्रिंक्स है वो बच्चे करते हैं, वो उनके साथ है, बच्चों के साथ। लेकिन ये हम ही हैं जो बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? एक तो ये इमीडिएट है कि हमें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा ये होता है कि जो मतलब किसी की माँ या बाप को शुगर है और उनके बच्चों को शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किसी के बहन भाई को शुगर तो उनको भी आगे चांसेस ज़्यादा है। तो वो जो केयर गिवर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो बड़े इत्मीनान से होते हैं, हमें तो होने नहीं लगी, यानी इस ज़म में होते हैं कि हमें शायद शुगर नहीं होगी। तो वो उनको भी उतना ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें मैं एक फ़िक्रा ये कहता हूँ, अगर डायबिटिक पर्सन है, उसके किसी अज़ीज़ रिश्तेदार को शुगर नहीं है, लेकिन अगर वो वही काम करे जो डायबिटिक पेशेंट करता है तो उनको शुगर नहीं होगी। यानी नॉर्मल आदमी वो काम करें, बच्चे हैं या जो अज़ीज़ हैं वो काम करें, अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को उसी तरीके को फॉलो करें जो डायबिटिक पेशेंट का तरीका है,
तो उनको शुगर नहीं होगी और शुगर को पोस्टपोन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका है कि एक पूरे एज ए ग्रुप के तौर पे हम करें कि एक ग्रुप तो बैठा हुआ है, वो अपनी डाइनिंग टेबल को उससे सजा के रखा हुआ है और हर चीज़ दुनिया जहाँ की नेमत है, और एक को आप बिल्कुल आप उसको एक अछूत करार दे देते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जहन के ऊपर भी आता है। वो डायबिटिक पेशेंट की बजाय अपने आप को डायबिटिक फ़र्द की बजाय अपने डायबिटिक पेशेंट समझता है कि जी मेरी तो हांडी अलहदा बनती है, उबली सब्जियां होती हैं, मेरे लिए ये चीज़ें होती हैं, और दुनिया जहाँ की नेमतें वो एंजॉय करते हैं। तो ये एक साइकी में के अंदर एक नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है जो अल्टीमेटली डिप्रेशन पे ख़त्म होती है। डॉक्टर साहब, मैंने कहा तो था कि आखिरी होगा, मगर दो आपके जवाब देते देते सवाल मेरे जहन में आ गए। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिग रोज़ास का, जुमे का रोज़ा रख लिया, पहला रोज़ा रख लिया, कुछ रोज़े रखे कुछ छोड़ दिए, कभी ये हो गया 27वीं का रोज़ा, इसके मुतालिक भी थोड़ा बताएं। देखिए, रोज़ा या तो आप पूरा रखें, जुमे का रोज़ा मुझे नहीं पता उसका, ठीक है अल्लाह ताला के इख्तियार में जिसको सवाब उसका दे सके, लेकिन ये भी एक मेरे ख्याल से तसल्ली है। इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि कोई दिन रोज़ा रखा करेंगे, इंटरमिटेंटली करेंगे, वो रोज़ा आपकी दवाई एडजस्ट होगी, अगले दिन फिर उसी तरह ले रहे होंगे, तो एक बड़ा आपका कंट्रोल इससे ख़राब हो सकता है अगर इंटरमिटेंटली रोज़े रख रहे हैं। तो कोशिश करें तो पूरे रखें रोज़े। अगर खुदा ना खासा कोई मजबूरी है आप छोड़ना, वो छोड़ दे, सफ़र है, बीमारी है तो छोड़ सकते हैं, तो उसको बाद में पूरी गिनती को पूरा कर सकते हैं। तो ये छोड़ के खाना, ज़्यादा सारे छोड़ दिए, एक आधा रख लिया, तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और ख़वातीन के लिए क्या है, जिस तरह ये आपने तो वैसे सब डायबिटिक्स के लिए बताया, मगर ख़वातीन को कुछ ज़्यादा ख़्याल किसी बारे में, जैसे हामला अगर हों, लैक्टेटिंग बच्चे को दूध पिला रही हैं, या इवन ये दोनों बातें नहीं हैं, मगर को ख़वातीन को ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, जो प्रेगनेंसी के अंदर ऑब्वियसली शरीयत ने भी इजाज़त दी है कि वो रोज़ा को आपने बाद में पूरे रख सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके लिए भी दूध पिलाती हैं, उनको अपनी थोड़ी देर की वक्फे से उनको अच्छी खुराक की, दूध की ज़रूरत होती है, ख़ुद पानी में लिक्विड वगैरह लेने पड़ते हैं। प्रेगनेंसी में अगर वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग लंबी करते हैं तो उससे बच्चे की जो सेहत है उसमें नशोनुमा पे फ़र्क आ सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि उनको ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि क्या वो वाकई रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों कंडीशन हाई रिस्क कैटेगरीज़ के अंदर आ जाती हैं, तो उनको इस बारे में मुहतात होना चाहिए। दूसरा, जो ख़वातीन को जो प्रॉब्लम आता है, रमज़ान में उनका जो औकात कार बढ़ जाते हैं, यानी उनकी काम बहुत ज़्यादा होता है और उनका बहुत सारा जो काम दिन का हिस्सा है वो किचन के अंदर गुजरता है, और इतनी गर्मी भी बहुत है और इंटेंस हीट के अंदर वो किचन में जब काम करती हैं तो उनको डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो इनको ख़ास तौर पर, और सर एक और चीज़, रमज़ान के दूसरे अशरे के बाद जो है शॉपिंग भी तो करनी है। हाँ, शॉपिंग के लिए जब वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये तो रिस्क फैक्टर तो उसके हस्बैंड के लिए हो सकता है, लेकिन जो है कि उस खातून के लिए तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन शॉपिंग के लिए जब जाएं तो ये कोशिश करें कि रोज़ा खोलने के बाद जाएं, क्योंकि रोज़े की हालत में जब जाएंगे तो वो फिर शुगर लो होने का, जितना चलना पड़ेगा, होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से पिछले प्रोग्राम में और आज के प्रोग्राम में रमज़ान में जितने भी लोग रोज़ा रखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर डायबिटिक्स जो हैं, उनके लिए आपने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बना के सब के लिए टाइप 1 टाइप 2 ख़वातीन हज़रात सब के लिए बताया। आपकी तरफ से पैगाम अपने पेशेंट्स के लिए फॉर हैप्पी रमज़ान, ब्लेस्ड रमज़ान। हम तमाम जो हमारे नाजरीन हैं और जो लोग हमारे पेशेंट भी हैं उनको रमज़ान मुबारक हो, और रमज़ान के महीने को एक इंसेंटिव के तौर पे लें अपना तर्ज़ ज़िंदगी के। आइंदा अगले रमज़ान तक हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी उसको बिल्कुल हम बदल देंगे और एक अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी, जो हेल्दी तर्ज़ ज़िंदगी और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ लेके जाएंगे इसको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। मिस नादिया शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम ज़ियाबीतस के हवाले से रमज़ान में कैसे कैसे क्या एहतियाती तदाबीर करें, खाने पीने की, अद्वियात की, इंसुलिन की, और कहाँ रोज़ा तोड़ना है, कहाँ रखना है, सहरी में क्या खाना है, इफ्तार में क्या खाना है, ये सारी बातें डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन के साथ आपने सुनी, जो हमारे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हो सकता है कि हम ये प्रोग्राम को कोई और पहलू, आपके जो सवालात अगर कोई हैं
उनको हम केटर करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेंगे। रमज़ान के हवाले से अगर कोई बात रह गई है तशना, तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम एक सीरीज़ करेंगे जब हम ईद के करीब पहुंचेंगे, तो फिर ईद पर क्या करना चाहिए वो भी हम प्रोग्राम करेंगे। डायबिटीज़ पाकिस्तान से जुड़े रहिए, और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में आप कंसल्टेंट हमारे मौजूद हैं, उनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।